सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 1 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। आज वर्ल्ड पेज में जो फ्रांस में चल रहे इलेक्शंस को लेके खबर आई है। फार राइट जो वहाँ पे पार्टी आइडियोलॉजी है और फार राइट लीडर्स हैं, उनको जनता ज़्यादा पसंद कर रही है। मैरियन लापेन फार राइट नेशनल रैली उनकी पार्टी का नाम है, won the first round of France Parliament's elections on Sunday. Exit polls showed, but the final result will depend on days of horse trading before next week's runoff. फार राइट आइडियोलॉजी है, एक लेफ्टिस्ट है। आपके जो मैरियन लापेन है, इन लोग का ज़्यादा इस बार जीतने का चांसेस लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें जो वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करी हैं, जैसे माइग्रेशन के स्ट्रिक्ट लॉज, ऐसे ही किसी को यूरोप में एंटर नहीं करने सकते, वगैरह वगैरह। तो देखते हैं क्या रहने वाला है। इसको लेके कोहैबिटेशन एक वर्ड आया था, कोहैबिटेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है। डिस्कशन लिंक मौजूद है। बेसिकली ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है फ्रांस में असेंबली में, जिसमें दोनों एक तरीके से गठबंधन समझ लीजिए हिंदी भाषा में, गठबंधन। ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का हो सकता है, प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का हो सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट की पावर इतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा छेड़ सके, बट ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक तरीके से वही माना जाता है कि आप मेजोरिटी नहीं ला पाए हैं। तो कोहैबिटेशन की स्थिति बन सकती है फ्रांस में, और ऐसा 3 बार पहले भी हो चुका है। बाकी इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो हमें जानने को मिलेगा, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चार्ज ले लिया है अपना, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बाकी क्रिकेट में हमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा है, जीत हासिल करी, उसको लेके आर्टिकल है। हम मुद्दे पर रहेंगे, सारे आर्टिकल ज़रूरी भी नहीं होते हैं, हर चीज़ पढ़ने लगेंगे तो फिर बात ही क्या है। ये एक दुखद खबर है। From manuals and encyclopedias to records of pre-independence administration in the country, Central Library of the MCD was once home to 8,000 books and rare manuscripts, making it a coveted spot for scholars from across the capital. However, shift from Chandni Chowk Town Hall in Chandni Chowk to Civic Center at Minto Road 2 years ago resulted in two changes. At least 2,000 books, including certain manuscripts, were destroyed. Uh, ये लाइब्रेरी बेसिक 1958 में बनी थी, और क्योंकि इसको शिफ्ट करा गया था मिंटो रोड पे, तो इस शिफ्टिंग प्रोसेस में ही करीब बहुत सारी किताबें खो गई हैं, मिसप्लेस हो गई हैं, और कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गई मैन्युस्क्रिप्ट्स शिफ्ट करते वक्त। तो ये एक बुरी खबर है। और दूसरी बात है, कुछ कंडीशंस तो बहुत ही ख़राब है। जिन कंडीशन में इन्हें शिफ्ट करा गया तो कुछ बहुत ख़राब निकल के ही आई हैं। ठीक है, तो ये एक दुखद खबर है, सोशल खबर है ये। तो आप देख सकते हैं कैसे सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है अथॉरिटीज़ में। ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी थी ये बुक्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। बाकी आज जो आर्टिकल है इसमें बात करी टोटोइस एंड हेयर इन बारबाडोस, ये हम नहीं देखेंगे कि क्रिकेट को लेके है। बेटर है, कुछ खास नहीं लगा मेरे को इसमें, हम मेन आर्टिकल में रहेंगे। द रिफॉर्म कोड शुड बी मार्क। अच्छा, इस मैंने इसमें हाईलाइट करा हुआ था, पता नहीं कि इसमें आया क्यों नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। द न्यू कॉम्पैक्ट की आर्टिकल है न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर, जो BNS और BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इनको लेकर है। जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, इसने IPC को चेंज करा है, और जो BNSS है इसने CRPC को चेंज करा है, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसने इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करा है, और जो CPC है सिविल प्रोसीजर कोड, ये ऐसे का ऐसा ही है, CPC रहेगा। तो इसको लेके यहाँ बात करी है बिगिनिंग ऑफ जुलाई 1 हिस्टोरिक पेज टर्म्स द भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड साक्ष्य अधिनियम will came into effect.
The enactment of new codes is a landmark step from introducing community service as an alternative for punishment, मेकिंग समरी ट्रायल मैंडेटरी फॉर पेटी ऑफेंसेस। अच्छा, इसमें नई नई बात करी गई, जैसे कि आपका अब छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल नहीं भरा जाएगा, उसकी जगह पे इन्होंने कम्युनिटी सर्विस ले आए हैं। अब कम्युनिटी सर्विस क्या होगी ये डिफाइंड प्रॉपरली नहीं है, मगर कम्युनिटी सर्विस बेसिकली जिससे आप समाज के किसी काम आए। कम्युनिटी सर्विस वाली जो ये क्लॉज है ये यूएसए में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लागू है, जिसमें छोटे मोटे क्राइम के लिए, वायलेशंस के लिए कोर्ट आपको कोई काम करने का आदेश देता है। अब इंडिया में तो डिफाइन नहीं करा उन्होंने कम्युनिटी सर्विस क्या रहने वाली है, बट जो यूएस का मैं पढ़ रहा था जो कोड है वहाँ का, उसमें बताया गया जैसे ओल्ड एज होम्स में जाके हेल्प करना, या फिर कई कई जगहों पे पुलिस को ट्रैफिक मैनेज करने में हेल्प करना, ठीक है, नगर निगम को सफाई करने में हेल्प करना, गार्डन या पार्क्स को साफ़ करने में हेल्प करना। तो ये यूएस में होता है, शायद यहाँ पे भी ऐसा ही हो कम्युनिटी सर्विस में। दूसरी बात है ये छोटे ऑफेंसेस के लिए हैं, ठीक है, पेटी ऑफेंसेस के लिए हैं, जिनकी कोई ऐसा हीनियस क्राइम नहीं है, छोटे मोटे काम के लिए भी जेल भर दिए जाते हैं। ये प्रथा ख़त्म कर रही है गवर्नमेंट। दूसरी बात है जितने छोटे अपराध हैं आपके यहाँ पे, उनके लिए समरी ट्रायल की भी बात करी गई है। समरी ट्रायल बेसिकली कोई बड़े बड़े ट्रायल नहीं होते। समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ये इनमें प्रक्रिया यही होती है कि इनको जल्द से जल्द और कम कॉम्प्लिकेशन से निकालना होता है, पूरा करना होता है। समरी ट्रायल के होने से भी हम जो जुडिशियल बर्डन है, बेसिकली सब क्यों कर रहे हैं, ये जुडिशियल बर्डन को कम करने के लिए कर रहे हैं। जो हमारे जुडिशियली पे एक बर्डन क्रिएट हो गया है, इसको हम कम करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। There are other areas where work needs to be done. In July 2020, an expert panel set up by Ministry of Home Affairs issued a detailed questionnaire for citizens with the question ranging from criminalizing martial rape, making sexual offense international neutral remarks, and etc. euthanasia. अच्छा, कुछ मुद्दों पर भी साइलेंट ही है ये एक्ट भी आपका। कर्नाटका हैज़ फॉर एग्जाम्पल फ्लैग्ड द प्रोविजन अलाउिंग अ पुलिस ऑफिसर 14 days फॉर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब इसमें बिफोर रजिस्टरिंग एन एफ, अब इसमें क्या है कि बी एन एस एस में क्या है, एक प्रावधान है मेरे ख्याल से, मेरे को सेक्शन एग्जैक्टली याद अभी नहीं आ रहा है। तो उसमें ये है कि आपका आई गेस 87(3) है। उसमें ये है कि पुलिस डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती अगर वो चाहे तो। अगर कोई ऐसा ऑफेंस आप रजिस्टर कराने जाते हैं जो पुलिस को लग रहा है कि पहले वो खुद उसे इन्वेस्टिगेट करे, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करे, तो उसमें वो होल्ड कर सकता है या आपको रिफ्यूज़ कर सकता है कि मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करूँगा। इसका विरोध हो रहा है लीगल फ्रेटर्निटी में भी, कि ऐसे तो पुलिस अथॉरिटी आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि पुलिस डायरेक्टली मना नहीं कर सकती, कम से कम एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को बताना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इस पर डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर नहीं करना चाहती है पुलिस, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या ढूंढना चाह रही है। तो फिर भी इसका विरोध हो रहा है लीगल फ्रेटर्निटी में कि ऐसे तो पुलिस कुछ भी चाहे एफआईआर लिखेगी नहीं किसी के ऊपर भी, है ना। और जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जैसे कि कोर्ट ने भी जजमेंट्स में अपने कई बार बताया हुआ है, ठीक है ना। एक ललिता कुमारी केस था, उसमें पता कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था जजमेंट में कि भैया आपको एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ी, चाहे कुछ हो जाए। समस्या इस देश में सबसे बड़ी ये है कि एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होती तो क्राइम पे कंट्रोल कैसे होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ई-एफआईआर लाई थी। ई-एफआईआर लाई इसीलिए थी क्योंकि थानों में एफआईआर रजिस्टर हो ही नहीं रही थी। थानों में एफआईआर रजिस्टर हो नहीं रही थी, इसकी वजह से जो लोकल पुलिस थी उसने कानून को अपने कमाने का अड्डा बना दिया था, ठीक है ना। अपने थानों से वो जैसा चाहे वैसा काम कर रहे थे। ई-एफआईआर होने के बाद कम से कम ये जो भी घटना होती थी XYZ वो रिकॉर्ड में आ जाती थी। अब बीएनएसएस में नए नए प्रावधान आए हैं, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि पुलिस इन सर्टेन केसेस में चाहे तो एफआईआर नहीं लिखेगी, रिफ्यूज़ कर देगी। तो ये एक चैलेंज है। बाकी बहुत सी चीज़ें कॉपी पेस्ट ही हैं पुराने सीआरपीसी की, कुछ कुछ ही सेक्शंस नए हैं बस उसमें, ठीक है। 20 से 24 सेक्शन नए हैं बस, बाकी पुराने ही हैं। कुछ डिलीट भी हो गए हैं, करीब 20 ही डिलीट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल फॉरेस्ट फायर को लेके है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें उठाई हैं विक्रम एस मेहता जी ने, जो अभी उत्तराखंड में हमने देखा था ना, आग लगी थी बिनसर वाइल्ड लाइफ में। तो इसमें बताया हुआ है कैसे फॉरेस्ट फायर्स आर पेरिनियल। असल में डायरेक्टली इसलिए पढ़ना क्योंकि मैंने हाईलाइट करा हुआ था
वो चांस की बात है कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट फायर्स आर पेरिनियल। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज रिपोर्टेड दैट बिटवीन जनवरी एंड जून दिस ईयर देयर हैव बीन 1309 फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। तो देखिए, जंगल में आग तो लगती रहती है, फॉरेस्ट फायर्स तो पहाड़ों पर होना आम बात है। खासा क्लाइमेट चेंज के होते तो बढ़ ही रहा है। बिनसर हैड इट शेयर ऑफ फायर बट लास्ट मंथ वॉज अनप्रेसिडेंटेड। बिनसर में बहुत इस बार ज़्यादा आग लगी है। फ्रीक्वेंसी, फ्रोसिटी, ड्यूरेशन ज़्यादा रहा है इस बार। तापमान भी 30 क्रॉस कर चुका है, पहाड़ों पे भी खासकर तापमान बहुत आगे पहुंचा अब की बार। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क उठाया है कि देर आर नो डिसेंट स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर इज rudimentary, पब्लिक यूटिलिटीज एंड इंफ्रा आर inadequate एंड देर आर नो जॉब्स। ठीक है ना। बहुत सारे कारण हैं कि अ, पहाड़ों पे क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट के ऊपर उठ रहा है। क्लियरली ऑल द above factors contribute to this phenomena. A holistic and integrated action plan is therefore required to prevent, mitigate, or manage future forest fires. Last month experience what war four issues into sharp relief for me. मतलब जो भी घटनाएं हुई थी ये आग लगने की, उसमें 4 पॉइंट्स निकल के आए ऑथर के हिसाब से। पहला है द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज। पहला है कि एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं देखा गया। ठीक है ना। ये तो दिख रहा था, एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं दिखा था, तभी आग बढ़ती गई। दूसरा है इनएडिक्वेसी ऑफ फिजिकल रिसोर्स की कमी होना फॉर फायर फाइटिंग। तो तीसरा है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट पुअर। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट, ज़्यादातर जो इस समय रिक्रूटमेंट्स करे हुए हैं वो सब या तो एडहॉक में या प्राइवेट लोग हैं। सैलरी वाली इतनी मिलती है तो रिस्क लेते भी नहीं है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉपरेशन, पब्लिक और प्राइवेट में कॉपरेशन। देखिए, पहाड़ों पर थोड़ी कहानी अलग होती है, वहाँ पे आपको लोगों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने भी इतना हेल्प नहीं कर पाए, उसके पीछे भी कारण है। Several government agencies were engaged in fighting the fire and providing medical assistance. The Forest Department was at front, supported by the Fire Service Department, the 108 Emergency National Ambulance Service, the Air Force, the district administration, and of course the political leadership. What compounded matter was a lack of trained manpower. इस समय जो पॉइंट निकल के आया कि मैन पावर स्किल नहीं है, ट्रेन नहीं है इतने बड़ी घटनाओं को झेलने के लिए, और कम भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत कम है। बात बार बार यही उठती है कि आप वैकेंसीज निकाल के भरिए, लोग काम करना चाह रहे हैं मगर सरकार काम देना नहीं चाह रही है। द फायर फाइटर्स वर मोस्टली वॉल्टियर्स ऑन डेली विजिट। मैंने कहा ना, प्राइवेट में लोग को रखा हुआ है कम तनख्वाह में, विद रेट नो विद वे, बहुत ही कम पैसों में रखा है। कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं दिए हैं, कोई अच्छी क्वालिटी कपड़े नहीं दिए हैं जो फायर फाइटिंग पे होने चाहिए। ये घटना भी उजागर कब हुई है, जब एक नाबालिग बच्चे की बॉडी मिली वहाँ पे जंगल में जहाँ पे आग लगी थी। तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठा कि ये बच्चा यहाँ कैसे पहुँचा। तो पता लगा कि वो बच्चा वहाँ पे एम्प्लॉयड था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, दिहाड़ी पे। ठीक है। ये समस्या है ग्राउंड लेवल पे। देखिए, नेचुरली तो ये घटना होती रहेंगी, पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एज अ सिविल गवर्नमेंट हमें रिसोर्सेज पे मिटिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं। आप रिसोर्सेज को बढ़ाइए, आप अच्छी तकनीक के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स दीजिए, ह्यूमन रिक्रूटमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। वॉच टावर्स को इंश्योर करिए कि जगह जगह पे हो, है तो अभी भी, मगर उन पे बैठने के लिए आदमी नहीं है इनके पास। बहुत से लोगों ने तो वॉच टावर छोड़ दिए थे अपने, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलती थी। दूसरी बात है, पब्लिक में ट्रस्ट डेवलप करिए कि ऐसे समय में वही मदद करे आपकी। होता क्या था एक टाइम पे कि पब्लिक फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बहुत हेल्प करती थी, मगर पब्लिक उसके बदले को लेती थी। मज़ेदार बात है, पैसे नहीं बल्कि एक पेड़ बस। जंगलों में कुछ पेड़ होते हैं जो पब्लिक के काम में आते हैं। तो ये कई सालों से चला आ रहा था कि फॉरेस्ट वाले से कुछ पैसे वैसे नहीं लेते थे ये लोग, सॉरी फॉरेस्ट ऑफिशियल से काम करने के, उनकी हेल्प करने के बदले फॉडर वगैरह और लकड़ी वगैरह लेते थे बस। एक टाइम बाद वो मना कर दिया गया, तो पब्लिक का भी जो है जितना भी चाहे सपोर्ट करने का। दूसरी बात है, फॉरेस्ट लॉज आने के बाद से और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के वहाँ पे
होने से बहुत सारे फॉरेस्ट के नियम लगने के बाद से पब्लिक का भी इंटरफेरेंस जंगलों में कम हो गया। इसीलिए पब्लिक का भी इतना ट्रस्ट गवर्नमेंट पर नहीं है ऊपर। ये कहानियाँ बताई हुई है। डिकेड्स बैक द विलेजर्स वर इंसेंटिवाइज्ड टू हेल्प द गवर्नमेंट फाइट अ फॉरेस्ट फायर। द इंसेंटिव वाज प्रिविलेज टू कट वन ट्री एवरी ईयर, मतलब एक पेड़ हर साल आप काट सकते हो फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, और उतनी काफ़ी उन लोग के लिए बहुत काफ़ी है। दिस विलेज वॉज टेकन अवे विद द बिनसर वॉज डेवलप सेंचुरी। मगर जब बिनसर सेंचुरी बन गया, मैंने कहा ना कि जैसे ही वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के नियम कायदे कानून लॉज तैयार हो गए, तो लोगों की वो अधिकार भी छिन गए। ठीक है ना। दिस विल बी रीज़न फॉर वाइट टुडे विलेजर्स डिड नॉट हेल्प द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे कारण हैं जो मेरे को बता दिए हैं, इन पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी ये वाला आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा वेंकैया नायडू की बर्थडे पे इन्होंने आर्टिकल लिखा है। कुछ खास नहीं है, मतलब मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ उसको, ताकि मैं भी आपका टाइम ना लूँ। अच्छी बातें करी हैं गवर्नमेंट की, मुद्दों पे बात करी है, बट जनरली जो गवर्नमेंट से हमें जानना था वो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने बता दिया है, तो इसलिए मुझे कुछ खास नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा कंजर्वेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए 56 करोड़ का अप्रूवल दिया गया है कंजर्वेशन प्लान में। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has approved 56 crores for the next phase of conservation of great Indian bustard and lesser florican। तो आप ही जानिएगा कि ये दोनों प्रजाति कहाँ हैं, कहाँ पाई जाती हैं। मैं भी इनको वेबसाइट पर डाल दूँगा, मगर उससे पहले आपको भी अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पे कैंपा की बात करिए, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के बारे में, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। द प्लान इंक्लूड्स हैबिटेट डेवलपमेंट इन situ conservation, completion of the conservation breeding center, releasing captive breed birds and habitat development। मतलब हैबिटेट डेवलप करना है, ब्रीडिंग करना है, और प्रयास करना है कि इन situ कंजर्वेशन हो वहीं के वहीं हो, हैबिटेट को वापस डेवलप करा जाए। ठीक है ना। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है, निर्णय लिया गया था नेशनल कैंपा कमी अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट। The first component of the target, such as the completion of the conservation breeding center in जैसलमेर में बनाया जा रहा है CBC कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का रामदेवरा में। डेवलपमेंट ऑफ द सुरसान लेसर फ्लोरिकन फैसिलिटी, प्रिपरेटरी वर्क फॉर रिलीजिंग कैप्टिव ब्रीड बर्ड्स, रिलीज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान। और जितनी भी बर्ड्स कैप्टिविटी में बड़ी हुई थी उनको वापस से हैबिटेट में लॉन्च करने का, रिलीज़ करने का भी इसमें प्रावधान है कि करना चाहिए। ओवरऑल ये मिशन बहुत अच्छा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके तकनीक के हेल्प लेते हुए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी कंजर्वेशन को बेहतर कर सकते हैं, है ना। बाकी 3 लॉस को लेके आर्टिकल है, इसमें पूरे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बात यही करी है कि जैसे कि पुलिस की पावर बढ़ा दी है बहुत चीज़ों में, और पेटी ऑफेंसेस जैसे कि स्नैचिंग वगैरह था। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे द क्लॉज 69 BNS में पेनलाइज द सेक्शुअल इंटरकोर्स थ्रू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसीटफुल मीन्स। मतलब कोई भी झांसा देके अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स मेंटेन करता है तो उसको अब की बार क्राइम करा गया है। Whoever by deceitfully means or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same, मतलब झूठ बोला उसने, has sexual intercourse with her shall be punished with imprisonment for 10 years। मतलब सज़ा बढ़ा दी है, 10 साल कर दी है। अगर कोई झूठ बोल के किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे सज़ा 10 साल ही कर दी गई है। अगला यहाँ पे डिफाइन करा गया डिसाइडफुल मीन्स इंक्लूड द फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वादे करना, ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन वगैरह वगैरह इत्यादि। अच्छा, इसमें BNS में 103 जो धारा है, सेक्शन है, इसमें बताया गया है द फर्स्ट टाइम मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस कास्ट एंड कम्युनिटी। मतलब जात पात के आधार पे अगर किसी ने मर्डर होता है तो पहली बार धारा 103 में BNS में हमको बताया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें हमने बात करी है UAPA के बारे में, बहुत चीज़ दी हुई हैं। स्नैचिंग को पहली बार डिफ़ाइन करा गया है, मतलब स्नैचिंग को पहले भी डिफ़ाइन करा गया था इसको। और जिस हिसाब से महानगरों में क्राइम बढ़ रहे हैं ना, चेन स्नैचिंग के, चोरी के, फ़ोन छीन लेने के, सेक्शन 304 सब सेक्शन 1 में इसको डिफ़ाइन कर दिया गया है। इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर्स और गार्ब्स और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके अलावा पुलिस में सेक्शन 167/2 of the CRPC, an accused person had to be sent to judicial custody after maximum 15 days in police custody. This was intended to incentivize the police to complete investigation in a time bound manner। जबकि अब जो क्लॉज 187(3) आ गया है
187(3) BNSS में, इसमें ये कर दिया है कि अदरवाइज देन द पुलिस कस्टडी essentially allow the police to keep custody of an accused for up to 90 days। मतलब आसान भाषा में, जो पहले CRPC था उसमें सेक्शन 167 में बताया हुआ था कि पुलिस जो है वो आपको पुलिस कस्टडी में बहुत से बहुत 15 दिन तक रख सकती है। मगर जो अब 187(3) आ गया है, इसमें ये कह दिया गया है कि नहीं भैया, अब पुलिस चाहे ज़रूरत पड़ने पे तो वो 90 दिन तक रख सकती है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये दिन लगातार बिना किसी ब्रेक के हो, इसमें ब्रेक भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बहुत सी अच्छी चीज़ें प्रावधान है इसमें। कुछ जो ग्रे एरियाज़ थे पुराने कानूनों में उनको इन्होंने हाईलाइट कर दिया है, मगर फिर भी कुछ पॉइंट जो रह गए वो है रिमेनिंग ग्रे एरियाज। अमंग द बिग अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द 3 लॉज वाज डूइंग विद सेडिशन। अब सेडिशन को गवर्नमेंट ने कहा था इसको हटा देंगे, बिल्कुल बेकार कानून है, ये अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया है। मगर सेक्शन 152 में सेडिशन को ही नए रूप से ले आए हैं, जिसमें इन्होंने देश की अखंडता पे अगर कोई वार करता है, सोवरेनिटी पे वार करता है वगैरह वगैरह, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 152 में सेडिशन लिखा कहीं नहीं है, मगर इनडायरेक्टली वो सेडिशन ही बन के निकल रहा है। ठीक है ना। डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स क्लेम्स द BNS हैज़ इन फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड द ऑफेंस विद अ वाइड डेफिनेशन while incorporating the Supreme Court guidelines in 62 Kedarnath Singh case, which upheld the constitutional validity for the crime of sedition. In Hindi, the law carries out simple name change राजद्रोह टू देशद्रोह। उन्होंने क्या करा ना, सेडिशन को राजद्रोह से अब देशद्रोह कर दिया है। राजद्रोह क्यों था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम वहाँ पे राज नहीं था ब्रिटिशर्स का आपका, यहाँ देशद्रोह हो गया है। Another big concern as the criminal laws are rolled out is the issue of penalizing rape in cases where victims are male। इस पर अभी बात नहीं करी है, मेल सेंट्रिक बातें नहीं करी हैं इसमें। Section 377 of the IPC, which criminalizes carnal intercourse against the order of nature. In 2018, the provision had been read down in Tej Singh Johar versus Union of India, ruling to the extent that in criminal consensual sex among adults, including those of same sex, but Section 377 is still invoked to penalize non-consensual intercourse sex and is often the only recourse in case of rape of men। तो कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, कुछ बातें क्लियर भी कर दी हैं, ये तो लगा रहेगा। देखिए इसमें अब समय रहते देखिए अमेंडमेंट्स होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बस अब तो लागू हो गया। जैसा जैसा ज्यूरिस्प्रूडेंस में जैसे जैसे लिटिगेशन में प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी, ऑब्वियसली बात है अमेंडमेंट इसमें होते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है कुछ मेन मुद्दों का, सेक्शंस का जो यूज़ आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक्सपीडिटिंग जस्टिस FIR रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे टू बी रिकॉर्ड इन 3 days, 3 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डेशन इसका। फॉर कंप्लेंट सबमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, अगर कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है सेक्सुअल ऑफेंस में, तो डॉक्टर को 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस को रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपनी। विक्टिम या इन्फॉर्मेंट अपडेट्स टू विक्टिम्स इन्फॉर्मेंट्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब की बार ये भी कर दिया गया है कि आपको भैया जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो उसको समय समय पर ज़रूरत आने पे बताना पड़ेगा विक्टिम को। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात करें, मजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू फ्रेम चार्ज विद इन 60 दिन। किसी को भी मान लो पुलिस ने धर दिया है, पकड़ लिया है, तो भैया मजिस्ट्रेट को भी 60 दिन के अंदर अंदर अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गई है बाद में चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप लंबे समय तक ऐसे बैठा रखे हो उसको, है ना। ट्रायल एंड एब्सेंशिया, अगर कोई मान ली कोर्ट आता ही नहीं है ना, ऑफेंडर्स 90 days ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस। इनिशिएट ट्रायल इन एब्सेंशिया अगेंस्ट डिक्लेयर ऑफेंडर्स विद इन 90 days ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस। और बहुत सी चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस में इस बार स्ट्रिक्ट कर दी हैं, जो कि अच्छी बात है। ये एक एयरपोर्ट को लेकर तमिलनाडु में कुछ खास लगा नहीं, आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ एक बार। होसूर एयरपोर्ट की बात हो रही है। क्योंकि होसूर बहुत बड़ा टेक कंपनीज़ के लिए हब है, तो होसूर में अगर एयरपोर्ट बन जाएगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी वहाँ बढ़ने की पूरी उम्मीद है।
और कुछ विशेष नहीं है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करी है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। कोई इशू नहीं है, जैसा भी आपको सही लगे। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।